So are you ready for what I believe is the most important amendment made this year? And इस पे question is definitely expected. The problem is amendment तो छोटी सी है, उसके implications बहुत बड़े हैं. So my suggestion to you, first you need to know what is 50C very clearly, and you need to know 56 to 7. तो अगर आपको ये दो सेक्शंस याद नहीं है, मुझे यहीं पॉज कर दे, मत सुन, पॉज कर, पहले गो एंड रीड 50C. मैं तो रिवाइज कराऊंगा, बट मैं रिवाइज कराऊंगा ना बेटा. देन डू ऑल द क्वेश्चंस आई डिड विद यू ऑन 56 to 7. एक बेसिक्स के मॉड्यूल में था, एंड देन वी डिड क्वेश्चंस ऑन 56 to 7 अंडर कैपिटल गेन्स, रेड विद 49.1 एंड 49.4. So if you move on from here, I am assuming of course you have revised these and you remember them. So let's start with 50C. पहली बात, 50C is only applicable for an asset held as a capital asset. And this asset must be either land or building or both. That means वो सिर्फ land और building पे लग रहा है. And in class I had told you that this is to curb black money in the property market. उन्होंने क्या बोला था कि अगर selling price, अच्छा मैं बहुत धीरे जाऊंगा बेटा, बिल्कुल ध्यान देना है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट. सो इफ द सेलिंग प्राइस इज लेस देन द स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, इसको कलेक्टर रेट भी बोलते हैं, देन द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन विल बी द स्टैंप ड्यूटी वैल्यू. तो हमने याद किया था फुल वैल्यू इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस और stamp duty value, whichever is higher. One, it is only on assets held as capital assets, which simply means 50C does not apply to asset held as stock in trade. तो अगर एक बिल्डर है, उसने प्रॉपर्टी बेची है एट लेस देन द स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, उसके लिए सेलिंग प्राइस इज ओनली द सेलिंग प्राइस, नॉट द स्टैंप ड्यूटी वैल्यू. 50C नहीं लगता. पर विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/13 सेक्शन 43CA आ गया, विच मीन्स फॉर लैंड एंड बिल्डिंग अगेन held as stock, again the business receipt will be the selling price or stamp duty value, whichever is higher. So पहली बात, understand what is the relevance of these two sections. जो काम 50C लैंड एंड बिल्डिंग हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहा है, वही काम 43CA अब 1/4/13 के बाद से करेगा फॉर लैंड एंड बिल्डिंग हेल्ड एज स्टॉक एंड ट्रेड. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. लेट्स से ऑन 1109 10 लाख का परचेज प्राइस था. In case A, we say held as investment. In case B, we say held as stock and trade. In this case, in the year 8-9, if it is held as investment,
रिमेंबर ये नॉन डेप्रिसिएबल कैपिटल एसेट है, सो नो ट्रीटमेंट, कुछ नहीं करा होगा हमने। हाउएवर अगर वो हेल्ड एज स्टॉक है इन द ईयर 8-9, आपने बिजनेस में जब खाते बनाए होंगे, आपने परचेजेस यहां पर 10 लाख की ली होंगी, स्टॉक परचेज अकाउंट, क्योंकि उस साल बिका नहीं, क्लोजिंग स्टॉक में आ गया 10 लाख, एंड सो ऑन, अगले साल ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग। नाउ लेट्स कम टू ईयर ऑफ सेल, लेट्स से ऑन 1/10/13 सेल कर दिया, लेट्स से सोल्ड इज फॉर 40 lakhs, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू इज 50 lakhs। In the first case, full value of consideration निकालेंगे। We are under section 48 for a non-depreciable capital asset, हम निकाल रहे हैं capital gains। Now the full value of consideration will be this or this, whichever is higher, which is 50 lakhs. This is as per 50C. Less cost of expenditure on transfer नहीं है, net full value of consideration less cost of acquisition. Now, क्योंकि period of holding is more than 36 months, therefore indexation होगा, so 10 lakhs into index for 13-14 divided by index for 8-9, and we will get long term capital gains or loss. Now सेल प्राइस में जो हमने लेना है, पिछले साल तक यहां 40 lakhs लेता है, पर बिकॉज ऑफ 43CA अब यहां 50 lakhs आ जाएगा। दिस इज एज पर 43CA। अमेंडमेंट तो इतनी है। फिर एक और पॉइंट रेज किया गया है। पॉइंट रेज क्या किया गया है कि स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो लेनी है वो किस दिन की लेनी है, व्हाट डे। क्या स्टैंप ड्यूटी वैल्यू बदलती रहती है? हाँ, कई बार कलेक्टर रेट है, म्यूनिसिपल अथॉरिटीज रेट बढ़ा देती हैं। व्हाट हैपन्स इफ सपोज आपने प्रॉपर्टी के लिए पहले तो डेट ऑफ एग्रीमेंट होती है, बयाना लिया आपने, एडवांस लिया, यू टुक एडवांस, लेट्स से यू टुक एन एडवांस ऑफ 5 lakhs, लेट्स से द डेट ऑफ एग्रीमेंट इज 1/10/13। कुछ वक्त दिया जाता है बायर को टू गिव द मनी। वी ऑल नो इन द प्रॉपर्टी मार्केट पहले बयाना होता है, रेट सेटल हो गया, एग्रीमेंट साइन होगी, एग्रीमेंट टू सेल है, अभी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं हुआ। जिस दिन वो बाकी पैसे देगा बायर, उस दिन हम एस्टेट ऑफिस जाएंगे, कागजात पे साइन होंगे तहसीलदार के सामने, एंड देयर विल बी अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड द सेल इज फाइनल। लेट अस अज्यूम दैट इट हैपेंस ऑन 1/1/14। हुआ क्या, एग्रीमेंट की डेट पे स्टैंप ड्यूटी वैल्यू लेट से 50 लाख थी और हमने अपनी सेलिंग प्राइस भी 50 लाख रखी हुई है, कोई गलती नहीं है, सब कुछ ठीक है। पर बेटा बाद में जाके ये 70 लाख होगी। अब स्टैंप ड्यूटी वैल्यू बढ़ गई, लेकिन बायर तो मुझे एक्स्ट्रा पैसे नहीं देगा ना। एंड इफ द बायर is not going to give me extra money, I will still be taxed। full value of consideration लोगे तो 70 लाख पे कैपिटल गेन्स निकलेगा मेरा, which means in such a case मेरे पास 20 लाख ना आया, ना मैंने गलती करी, जब बेचा बिल्कुल उसी रेट पे बेचा जिस रेट पे कलेक्टर कहता है, पर फिर भी इनकम टैक्स के हिसाब से मुझे 70 लाख फुल वैल्यू लेनी पड़ गई, बिकॉज 50C says on date of registration। जब सेक्शन आया था तब यह प्रॉब्लम इनविजिज नहीं हुई थी, तो उन्होंने इसका कोई हल नहीं बताया। पर 43CA में कहता है अगर जिस दिन प्रॉपर्टी रजिस्टर हो रही है और जिस दिन एग्रीमेंट हुआ, दोनों में स्टैंप ड्यूटी वैल्यू अलग है, तो तू एग्रीमेंट वाली ले।
पर ये प्रूव कर कि एग्रीमेंट पहले हो गया था। और वो कैसे प्रूव होगा? भी तेरे पास एडवांस आया था, और अगर एडवांस कैश से आया ये तो कभी प्रूव ही नहीं हो पाएगा। तो लोग क्या करेंगे? अगर उन्होंने प्रॉपर्टी जेन्युइनली इसी दिन खरीदी, पर उनको पता भी कुछ महीने पहले, आई एम एज्यूमिंग ये हुआ ही नहीं था, कुछ महीने पहले उनको पता स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कम थी, सो व्हाट दे कैन डू इज दे कैन से दैट हमने पहले एग्रीमेंट करा था। एग्रीमेंट कौन सी बड़ी बात है? यू कैन मेक इट अ अर्लियर डेट की एग्रीमेंट साइन करने, हमारे आपस का कॉन्ट्रैक्ट है, और कह देगा एडवांस कैश में आया। इससे कभी पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली में एग्रीमेंट तब हुई थी या नहीं हुई थी। सो 43 CA सेज ये रूल सिर्फ तब लगेगा अगर एडवांस बाय अ मोड अदर देन कैश आया। सो लेट्स वंस रिवाइज 43 CA first of all applies to land and building held as stock in trade. Sale price is stamp duty value or agreed consideration whichever is higher. This will be price for sale under the head business and profession. हमने लेना तो on the date of registration है, however if there is a gap between the date of registration and the date of agreement and advance was received before the date of agreement and was received in a mode other than cash, then you can take stamp duty value on the date of agreement, else stamp duty on the date of registration. But this has only been amended in 43 CA. ऐसा कोई अमेंडमेंट 50C में नहीं आया। आ जाएगा मेरे हिसाब से, बट अभी नहीं आया, which means 50C the stamp duty value has to be on the date of registration. So let's take that same example that we did with this new information in hand. Now we say ये 40 lakhs is the selling price, stamp duty value on registration is 45 lakhs, sorry is 50 lakhs, and बीच में एग्रीमेंट था और एग्रीमेंट के समय एडवांस आया था और वो एडवांस कैश में नहीं था। इस दिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज लेट्स से 45 lakhs। सो तीन बातें होगी। बेचा हमने 40 लाख का है, एग्रीमेंट वाली डेट पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 45 lakhs है और रजिस्ट्रेशन वाली डेट पे 50 lakhs। इन 50C डजंट मैटर, यहां तो 50 lakhs ही आएगा बिकॉज ये ऑप्शन 50C में नहीं है। बट इन केस ऑफ 43 CA अब यहां पर 45 lakhs आ जाए। दैट इज द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट, बिकॉज एग्रीमेंट के डेट पे एडवांस आया एंड द एडवांस वाज इन अ मोड अदर देन कैश। बट अगर यहां पर ये कैश में आया होता देन यहां पर भी 50 lakhs ही रहता and it would not have been 45 lakhs. So what I've explained to you is an amendment under 43 CA. From the notes, पहले इसको एक बार आप पढ़ें। The amendment in 43 CA, ये सारी बातें वहां लिखी हैं and there is an example given over there which I want you to do. After you've done this example, then play the next video. We will then do 56 to 7. So hopefully you've understood the difference between 43 CA and 50C. Now for that section 56 to 7. Now if you've done this course from me, you will remember this chart. अगर नहीं भी करा आपने मेरे से, I'm going to try and take you through this for just 5 minutes. 56 to 7, जिस बंदे को गिफ्ट मिलती है बेटा, उसके हाथ में गिफ्ट की वैल्यू टैक्स लगा रहा। अगर गिफ्ट मॉनेटरी है एंड पूरे साल में जिससे मिली सबसे मिला के 50,000 से ज्यादा मिली तो सारी value will be taxable as income from other sources.
एक्सेप्ट शादी पे मिलेगी जिस मर्जी से मिलेगी, वसीयत में मिलेगी जिस मर्जी से मिली गिफ्ट, रिश्तेदार से मिली जब मर्जी मिली, लोकल अथॉरिटी से मिली, एजुकेशनल या मेडिकल इंस्टीट्यूट से मिली, या अ ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर 12 AA से मिली, तो उस गिफ्ट की वैल्यू आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं होती। देन द गिफ्ट्स इन काइंड। नाउ द गिफ्ट इन काइंड is taxable only if received on or after 1/10/9, and 56(2)(7 does not apply to assets received as stock in trade. Then property, shares, securities, jewelry, paintings, drawings, sculptures, archaeological collections or other works of art without consideration आया, फ्री में आया। तो जितने एसेट्स फ्री में आपके पास आए पूरे साल में, उनकी अगर मार्केट वैल्यू मिला के 50,000 से ज्यादा है तो सारी टोटल मार्केट वैल्यू इनकम बन जाएगी। और अगर आपने मार्केट से खरीदे और मार्केट वैल्यू से कम के खरीदे तो द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू एट विच यू बॉट इट एंड द मार्केट वैल्यू, इफ दैट डिफरेंस इज मोर देन 50,000 देन दैट डिफरेंस इज इनकम। इसमें कोई नई बात नहीं है, दिस इज एग्जैक्टली एज इट वाज लास्ट टाइम। लैंड एंड बिल्डिंग के केस में अगर तो विदाउट कंसिडरेशन आ रही जमीन या बिल्डिंग, एंड द स्टैंप ड्यूटी वैल्यू विच इज ऑल्सो कॉल्ड द सर्कल रेट और द कलेक्टर रेट 50,000 से ज्यादा होगा तो वो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू विल बी ट्रीटेड एज इनकम। हाउएवर, अगर मैं जमीन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम की खरीदता हूं तो उस डिफरेंस पे मुझे टैक्स नहीं लगता था, तो हमने यहां काटा मारा हुआ था, inadequate consideration. And the amendment now is with effect from 1/4/13, with effect from 1/4/13, अगर आपने जमीन कलेक्टर रेट या स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम पे भी खरीदी तो आपको डिफरेंस पे 56(2)(7 लगना शुरू हो जाएगा, if of course that difference exceeds 50,000. सो अमेंडमेंट बेटा सिर्फ इतनी है, और प्लीज ध्यान से सुनना, ये भी अमेंडमेंट तो सिर्फ इतनी है कि इनएडिक्वेट कंसिडरेशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज चार्जेबल टू टैक्स। इन 56(2)(7 ये स्टैंप ड्यूटी वैल्यू किस दिन लेनी है, फिर उसने क्योंकि इस बार 56(2)(7 अमेंड कर दिया, उसने वो गलती ठीक करी जैसे 43 CA में करी थी कि अगर आपकी एग्रीमेंट की डेट और रजिस्ट्रेशन की डेट अलग अलग है और आपको एग्रीमेंट की डेट पे एडवांस इन अ मोड अदर देन कैश आया था, तो आप एग्रीमेंट की डेट की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ले सकते हो। ऐसी अमेंडमेंट 56(2)(7 में भी आ गई। तो 3 सेक्शन है हमारे पास स्टैंप ड्यूटी वैल्यू लेने के, एक 43 CA, एक 50 C और एक 56(2)(7। अब इन सब का मेल करके अगर हम क्वेश्चंस करें, what we're going to do is a few questions for you. So I want you to look at the charts for a minute, maybe pause the screen, read the question, let me try and solve these for you a little. एक एक करके आराम से चलेंगे। We said X ने प्रॉपर्टी Y को सेल करी 1/11/12 को and the property is land, और Y ने Z को सेल करी ऑन 31/3/14। अब दो चीजें हो रही, पहली सेल X ने Y को करी 12/13 में, सो लेट्स गो टू 12/13। 18 लाख की सेलिंग प्राइस है, कलेक्टर रेट 20 लाख का है। हमने X के हाथ में कैपिटल गेन्स निकालना है 12/13 में। आपका क्लाइंट है, रिटर्न भरनी है, उसने मार्केट से जमीन उसने Y को बेची है, बेची 18 की है, कलेक्टर रेट 20 का है, 50C लगेगा या नहीं लगेगा? 50C हैज बीन एप्लीकेबल लास्ट ईयर एज वेल एज दिस ईयर, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, सो 50C लगेगा एंड द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन विल बी 20 लाख। 50C का काम खत्म। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ X इज 12 लाख, क्योंकि उसने 1481 से पहले का खरीदा हुआ है,
रिमेंबर एज पर सेक्शन 55 वी हैव एन ऑप्शन। सुना ना बेटा, दिमाग भी लगाओ, साथ साथ सोचो भी, और मेरे को अपने आप आंसर करे जाओ और चेक करे जाओ कि जो मैं बोल रहा हूं वो तुम्हारे आंसर के साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। सो सिट स्ट्रेट। 1481 की मार्केट वैल्यू को हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले सकते हैं, एंड द पीरियड इज मोर देन 36 मंथ्स, इसलिए ये लॉन्ग टर्म है। सो इंडेक्सेशन हो जाएगी और ये लॉस आ गया, कोई चेंज नहीं है, एग्जैक्टली द सेम। सवाल ये उठा कि क्या Y के हाथ में 5627 लगा होगा? क्या Y ने इनएडिक्वेट खरीदा, कलेक्टर रेट से कम पे खरीदा है? नाउ टिल लास्ट ईयर इस पे टैक्स नहीं लगता था, inadequate consideration is not covered. Therefore, in the hands of Y, there is nothing taxable as per 5627. अब Y ने कल को बेचा Z को 21 लाख का, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 28, 50C लग गया, 28 लाख हो गया। Now the cost of acquisition of Y is the money paid or payable as per section 49, and the money he paid is 18 lakhs. तो यहां से 18 lakhs लेस हो गया, एंड शॉर्ट टर्म आया क्योंकि इट इज लेस देन 36 मंथ्स। ये भी सेम है, कोई चेंज नहीं है अभी। Z ने स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम पे खरीदा है, 28 लाख की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है, 21 लाख का खरीदा है। सोच के बताओ, क्या Z के हाथ में अब 5627 लग गया? यस। सो 7 lakhs नाउ इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इन द हैंड्स ऑफ Z। ये अमेंडमेंट हुई 5627। एंड इफ यू रिमेंबर, जब जब 5627 लगता है तब तब 49(4) कहता है the cost of acquisition will be the value taken for 5627. Therefore now the cost will be 28 lakhs. Okay, let's go to the next example. We say again land है, इस बार Y को बेचा और मैंने डेट सिर्फ 1/11/13 कर दी, रेस्ट ऑफ द इंटायर एग्जाम्पल रिमेन्स द सेम। अगेन इन द हैंड्स ऑफ X, ऑब्वियसली इंडेक्स बदल जाएगा, 13-14 का आ जाएगा, सो आंसर हुआ, बट द प्रोसीजर रिमेन्स द सेम। यू नीड टू आस्क योरसेल्फ, क्या Y ने मार्केट से कम पे खरीदी जमीन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से, और अगर खरीदी तो क्या 5627 लग रहा है? क्योंकि ये 1/4/13 के बाद है, देयर इज एन अमेंडमेंट, एंड देयरफॉर इन द हैंड्स ऑफ Y 2 लाख रुपया, द डिफरेंस बिटवीन 20 and 18 which is more than 50,000 is income from other sources, and this is as per amendment over here. इससे फर्क क्या पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा कि जब Y इसको कल को बेचेगा Z को, उसकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन तो 50C के हिसाब से 28 लाख रहेगी, पर अब उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन will be 20 lakhs. And why is it 20 lakhs? Because as per 49(4) 20 lakhs will now, क्योंकि कितने का पड़ा? 18 तो जेब से गए थे, जो 2 जेब से नहीं गए उसको इनकम बना दिया, तो एक तरीके से जब इनकम में आ गया तो जमीन में पड़ा है। I have taught you this in class, so therefore his cost will be 20 lakhs. And of course Z will be also taxable for 7 lakhs as income from other sources. So अगर हम इस साल की अमेंडमेंट्स देखें, उसने एक सिंपल सा रूल कर दिया कि जमीन चाहे तेरा फिक्स्ड एसेट हो, चाहे तेरा स्टॉक इन ट्रेड हो, लैंड एंड बिल्डिंग, अगर तू स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम पे बेचेगा, बेचने वाले को भी इनकम लगा रहा हूं, रेसिपिएंट को भी इनकम लगा रहा हूं, तो बेटा ना बेचो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम। नाउ let's take one more.
वी से ज्वेलरी का लेते हैं एग्जांपल. नाउ रिमेंबर 50C इज नॉट एप्लीकेबल टू ज्वेलरी. 50C is only applicable to land and building, but 56 to 7 is applicable to jewelry as well. So if I take one example, we say अगर jewelry है, same example, 1, 11, 13 को दी है, 18 lakhs is the selling price and 20 lakhs is the market value. There is no section in the act that takes full value of consideration of jewelry as 20 lakhs. Therefore, full value will be 18 lakhs. एंड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड यू हैव लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स. वही 13 लाख को इंडेक्स करोगे तो आंसर आ जाएगा. क्योंकि इस पे 50C नहीं लग रहा है, 18 लिया. रेसिपेंट के हाथ में 2 लाख इनकम हो जाएगी. क्योंकि इन केस ऑफ एसेट्स लाइक ज्वेलरी, नोटिस ओवर देयर 56 to 7 वाज एप्लीकेबल इवन इन केस ऑफ इनएडिक्वेट कंसिडरेशन परचेज. 1/10/2009 से एप्लीकेबल है. लैंड एंड बिल्डिंग पे 1/4/13 से आया. नाउ ही हैज सोल्ड इट फॉर 21 lakhs, मार्केट वैल्यू 28 lakhs, 21 lakhs यहां पर आ गया. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी 20 lakhs बिकॉज ऑफ 49/4 क्योंकि 56 to 7 लगा. एंड इन द हैंड्स ऑफ जेड अगेन 7 lakhs इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. You just follow this. मैंने कुछ क्वेश्चंस नोट्स में दिए हैं फॉर योर प्रैक्टिस एज वेल. इनको समझने के लिए अगर पहली बार मेरे बोलने पे नहीं आया समझ, रिपीट इट अ लिटिल, लिसन टू द एग्जाम्पल अगेन, ट्राई एंड सॉल्व इट योर सेल्फ. लेट्स डू द नेक्स्ट वन, ज्वेलरी. नाउ दिस टाइम हेल्ड अस स्टॉक एंड ट्रेड. चलो, बंदे ने ज्वेलरी खरीदी है 12 लाख की 1971 में. Now this concept of fair market value being higher to be taken as cost is under the chapter on capital gains. बिजनेस एंड प्रोफेशन में ऐसा कोई रूल नहीं है. सो जब इसने 71-72 में कॉस्ट ली होगी, दैट कॉस्ट वुड हैव बीन 12 lakhs, not 13 lakhs, because that rule of 1481 is only under the chapter of capital gains. Yes, I know it's a little complicated, but समझ में आना चाहिए. Now we say उसने Y को बेच दी. Y भी ज्वेलर है. Now Y is also a jeweler. So one jeweler selling it to the other jeweler. और 18 लाख की बेची है, 20 लाख रुपया मार्केट में वैल्यू. पहली बात, जिसने बेची उसको तो 18 लाख मिले. ना 50C लग रहा है इस पे, ना 43CA लग रहा है, बिकॉज बोथ आर एप्लीकेबल टू लैंड एंड बिल्डिंग. सो इसकी इनकम आ गई 6 लाख. आया समझ कुछ? ज्वेलरी के केस में ना 50C लगता बेटा, ना 43C है, तो जितने की बेची बस उतना ही लेना. रेसिपेंट जो है वाई, क्या वाई ने मार्केट से कम पे खरीदी? यस, तो 56 to 7 कायदे से लगना चाहिए. परंतु इफ यू हैव अ लुक, वी सेड 56 to 7 डज नॉट अप्लाई टू स्टॉक एंड ट्रेड. देयरफॉर वाई ने जो खरीदा है, अपना स्टॉक खरीदा है, उसको 56 to 7 नहीं लगेगा. देयरफॉर 2 lakhs इज नॉट इनकम, डज नॉट अप्लाई टू स्टॉक. उसकी परचेज प्राइस 18 ही आएगी. अब अगर कल को वाई ने, ज्वेलर ने, आगे कस्टमर को बेच दिया 21 लाख, हालांकि मार्केट में 28 लाख की वैल्यू थी. सो जेड के हाथ में, बिकॉज ही हैज बॉट इट फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, 7 lakhs विल बी इनकम. एंड कल को जेड बेचेगा 28 लाख रुपया, विल बी हिज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. व्हाई इज दिस? बिकॉज जेड इज अ कस्टमर. जेड ने जो चीज खरीदी है वो स्टॉक एंड ट्रेड नहीं है, वो तो इन्वेस्टमेंट के तौर पे खरीदी है. वाई ने जो खरीदी थी स्टॉक एंड ट्रेड थी, उसको 56 to 7 नहीं लगेगा, जेड को तो लगेगा. सो द इनएडिक्वेट डिफरेंस बिटवीन द मार्केट प्राइस एंड द कॉस्ट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ जेड. नाउ द सीक्रेट टू गेटिंग दिस राइट इज अप्लाई द सेक्शन फॉर इट्स मेरिट. डू नॉट ट्राई एंड कोरिलेट. एट योर लेवल इन अ फिजिकल क्लास मैं कोरिलेट कराता हूं,
और अगर आपने मेरी फिजिकल क्लास लगाई हुई है तो आपको यह समझ में आ गया होगा। जस्ट अप्लाई द सेक्शन 50C कब लग रहा है, 43CA कब लग रहा है और 5627 कब लग रहा है। नाउ लेट्स डू लैंड हेल्ड एज स्टॉक एंड ट्रेड। इफ आई टेक लैंड हेल्ड एज स्टॉक एंड ट्रेड, अगेन कॉस्ट 12 लाख है, 1971 का खरीदा हुआ है, मार्केट वैल्यू 13 लाख। बाय नाउ यू विल टेल मी इन द ईयर 71-72 परचेज में 12 लाख गया बेटा। अगेन वो 1481 वाला रूल बिजनेस साइड में नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक में आ गया, ओपनिंग स्टॉक में आ गया। इन द ईयर 13-14, नाउ X is a dealer in land. He has sold land to Y, who is also a dealer. Therefore X के हाथ में जब उसने अब बेचा है 13-14, 50C तो नहीं लगेगा, बट कम ऑन, आई एम श्योर यू टोल्ड मी इज 43CA एंड 20 lakhs विल बी द सेलिंग प्राइस है। लेकिन Y के हाथ में 5627 नहीं लगेगा। आई एम सॉरी बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि बेटा वो स्टॉक एंड ट्रेड पे नहीं लगता है। देयरफॉर कॉस्ट टू Y is 18 lakhs and not 20 lakhs. I keep telling you, हमारा इनकम टैक्स एक्ट विचित्र है। एक के हाथ में 20 पे टैक्स लगा दिया, दूसरे को 18 की कॉस्ट दी। इसका मतलब यह हुआ कल को Y ने भी अगर 20 पे बेचा होता, अगर Y ने भी 20 पे बेचा होता तो उस 2 लाख पे X भी टैक्स दे रहा है क्योंकि इधर बीच में इंक्लूडेड है, और Y भी टैक्स देगा। सो द गवर्नमेंट इज डिस्करेजिंग एनीबडी बाइंग एंड सेलिंग लैंड एंड बिल्डिंग एट लेस देन द स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन, कल को Y ने अब 21 लाख की जमीन बेच दी है, स्टैंप ड्यूटी 28 लाख की। नाउ Y इज अ डीलर, व्हाट इज ही सेलिंग? स्टॉक एंड ट्रेड। क्योंकि ये 1/4/13 के बाद बेची है, 43CA फिर लग गया, 28 लाख आ गया। अब तक समझ में आना शुरू हो जाता है। सो आई एम एज्यूमिंग यू आर फॉलोइंग व्हाट आई एम सेइंग नाउ। तो अब मुझे बताओ सोच के, Z कस्टमर है, उसने स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम पे जमीन खरीदी है। पिछले साल तक इस पे 5627 नहीं लगता था, पर इस साल लगना शुरू हो गया। सो 7 lakhs विल नाउ बिकम इनकम ऑफ, सॉरी, $7 lakhs will become income of Z in the year 13-14 and अब उसकी कॉस्ट हो जाएगी 28 lakhs। चलो एक लास्ट करते हैं, उसके बाद आप खुद करिएगा। यही क्वेश्चन अगर मैं चेंज करूं और यहां 12 ले लें सिर्फ, बाकी सब सेम रहा, तो अगेन ओपनिंग में X की कॉस्ट इतनी आएगी, 71 में 12 लाख ली होगी, क्लोजिंग ओपनिंग करते इन द ईयर 12-13, इन द ईयर ऑफ सेल ओपनिंग में 12 आ रहा है। 18 लाख का बेचा है, 20 लाख की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, डीलर है, डीलर को बेच रहा है, 5627 नहीं लग रहा है, 43CA भी नहीं लग रहा है, तो यहां पर 18 आएगा, बिकॉज 43CA इज ओनली एप्लीकेबल विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/13। इन द हैंड्स ऑफ Y कॉस्ट अभी भी 18 ही आएगी। Y ने Z को बेच दिया 31 मार्च 14 को बेचा है, सो 12-13 में क्लोजिंग स्टॉक में भी 18 आ गया, ओपनिंग में भी अगले साल 18 आ गया। अब जब उसने 21 का बेचा और स्टैंप ड्यूटी 28, 43CA लग जाएगा एंड द सेल प्राइस विल बी 28 lakhs। एंड in the hands of Z, because he is buying it as a capital asset, 7 lakhs is income from other sources. To sum it up, all we say now is land or building ka inadequate consideration is also now covered on or after 1/4/13. You can read the notes. I have
explained exactly to you, then you can do these example 6 के बहुत सारे parts हैं जो मैंने यहाँ दिए हुए हैं. Example 7 is from ICAI module. सारी डिटेल में आपको मैंने एनालिसिस करके दिया हुआ है. If by chance you do not understand, like I keep saying, give me a call.